नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में, जहां पर हम कंटिन्यूअसली जो हमारे प्रीवियस पेपर्स हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी और बिहार पीसीएस के ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक। साथ ही साथ उनको एनालाइज कर रहे हैं कि किस ट्रेंड से क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं और कुछ मॉडल आंसर्स, और या फिर हम क्वेश्चंस को कैसा अट्रैक्टिव लिखा जाए उसके आंसर्स को, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज का हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़ा टॉपिक है, मिनरल्स, यानी कि खनिज से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कुछ आज हम इन वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल मैप बेस होता है, जो हमसे पूछा गया यूपीएससी 2013 में, जहाँ पे हमसे 30 वर्ड्स में फिजिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और कल्चरल वैल्यूज़ में हमें 30 वर्ड्स में उनका डिस्क्रिप्शन देना होता है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो लिपू लेक, तो देखिए ये 2013 में पूछा गया, लेकिन आज की कंटेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो जो हमारा नेपाल का और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो जैसे आपने देखा कि नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया है, तो वहाँ पर एक टेरिटरी है जिसको आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे, काला पानी। तो जो ये काला पानी ट्रिब्यूट टेरिटरी है, यहीं पे हमें मिलता है लिपू लेक। तो देखिए फिर ये हाईलाइट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको लिपू लेक से जोड़ के काला पानी के बारे में बताया। फिर अगर मैं बात करूं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये हमारा जो लिपू लेक, ये हमारा एक पास है, यानी कि एक दर्रा है, और दर्रा उत्तराखंड का, प्लस यहीं से तिब्बत, यानी कि जो चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है, और साथ ही साथ नेपाल, यानी कि ये ट्राई जंक्शन पॉइंट पे लोकेटेड है। नेपाल भी इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताता है। तो यहीं से अगर हम देखें, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसका जो रास्ता है वो भी हमें लिपू लेक से ही मिलता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है कुछ लिपू लेक की। अभी हम इसको मैप पे लोकेट करेंगे फर्दर। तो सेकंड पे देखें अगर हम, तो मिशमी हम सबको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पर्वत हैं, और मिशमी हिल्स जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा और एक्सटेंशन हमारा तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन तक वहाँ मिलते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जो ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पर इसकी कुछ लोकेशन मिलती है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो देखिए यूपी के अगर आप लोग हैं जो व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं, देखिए रिहंद बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी के पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि रिहंद में एक बैराज बना है, रिहंद में रिवर भी है, और जो रिवर है रिहंद वो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। साथ ही साथ गोविंद वल्लभ पंत सागर वो भी यहीं पे रिजर्वायर है। और अगर हम इसके बारे में बताएं तो इसका जो एनटीपीसी का जो यूनिट लगा है यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि 3000 मेगावाट का यूनिट लगा है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन, क्योंकि ये सिंगरैनी और जो सिंगरौली क्षेत्र है, यानी कि जो कोल का एक अबंडेंट रीजन है कोयले का, वो हमें कहाँ पर है, रिहंद के पास। इसीलिए वहाँ पे एनटीपीसी ने अपना ये पूरा एक यूनिट लगा रखा है। फिर देखें तो देखें एक बहुत कंफ्यूसिव नेम है फोर्थ, कोल्हन हाईलैंड या फिर कोल्हन उच्च भूमि। तो इस कोल्हन उच्च भूमि की बात अगर मैं करूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ आपसे कि जैसे हमारा कोल्हापुर है, तो जो कोल्हापुर है ये महाराष्ट्र में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनको जैसे कोई भी आइडिया ना हो तो वो इस बात को अपने इस आंसर में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन
ये एग्जैक्टली उसके अपोजिट में, यानी कि जो हमारा झारखंड है उसके कुछ डिवीज़न्स हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई स्टेट्स होते हैं तो स्टेट्स के कुछ डिवीज़न्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, और फिर उसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो झारखंड है वो 5 डिवीज़न के साथ, और 5 डिवीज़न में एक डिवीज़न हमारा कोल्हन हाईलैंड या फिर कोल्हन डिवीज़न। और ये जो रीजन है वेस्ट सिंहभूम का है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मिनरल के पर्सपेक्टिव से हम ये कह सकते हैं इस रीजन में हमें मिलता है। तो ये 4th था। 5th लास्ट नॉट लीस्ट इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज की साइट है। जैसा कि हम सब इसको जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में रिनोन्ड है, हमारी कंट्री में फेमस पिलग्रिमेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें मिलेगा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं अनंतनाग से जुड़ी हुई। तो आप पिलग्रिमेज के बारे में भी लिख सकते हैं, लोकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं, और कॉमन इन्फॉर्मेशंस। तो अब अपने इन प्लेसेस को हम लगाते हैं मैप पे। तो जो हमारा सबसे पहला है, यानी कि जिसके ऊपर मैंने आपसे बात की थी, तो देखिए ये वाली जो टिप है, यानी कि इधर उत्तराखंड रीजन, और इस उत्तराखंड रीजन इधर साइड से अगर आप देखें तो नेपाल का रीजन, ऊपर के साइड अगर आप देखें तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, और यहाँ पर हमारा इंडिया। तो ये आपको एक ट्राइजंक्शन पॉइंट मिलता है तीनों कंट्रीज़ का। सेकंड की बात करें अगर, तो अरुणाचल प्रदेश हमें कुछ यहाँ पे मिशमी हिल्स का लोकेशंस मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं। फिर अगर हम थर्ड की बात करें, यानी कि जो हमारा रिहंद है, तो ये हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक, और इस सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलेगा रिहंद डैम, रिहंद रिवर, रिहंद एनटीपीसी का यूनिट। तो ये थर्ड था। 4th की अगर हम बात करें तो जो हमारा झारखंड, यानी कि ये ओवरऑल झारखंड, और झारखंड का ये वाला जो नीचे वाला डिवीज़न है इसको हम जोड़ेंगे वेस्ट सिंहभूम, और वेस्ट सिंहभूम में हम अपना कोल्हन हाईलैंड को दिखा सकते हैं। और 5th की बात करें, यानी कि जिसको हमने देखा था, तो यहाँ पर हमें मिलेगा अमरनाथ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा क्वेश्चन था मैप बेस्ड, जिसका हमने कुछ लोकेशन देखी और कुछ डिस्क्राइब किया उनके बारे में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज द लोकेशन पैटर्न ऑफ मिनरल ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमसे यूपीपीएससी 2015 में भारत में खनिज तेल शोधनशालाओं के अवस्थितिक प्रतिरूप के समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अगर मैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बात करूं, यानी कि आपसे इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा मिनरल ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये एक इंडस्ट्री का एक ऐसा सेगमेंट बन के प्रेजेंट टाइम पे पूरे वर्ल्ड में और साथ ही साथ हमारी कंट्री में उभरा है। यानी कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ी है, वैसे हमारे यहाँ मिनरल ऑयल रिफाइनरीज का भी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का, और साथ ही साथ मिनरल रिफाइनरीज का लगाने का जो ट्रेंड है उसमें भी तेज़ी देखने को मिली है। अब अगर हम देखें तो जो ये उद्योग है, यह एक तरफ तो हमारी जो कंट्री है उसको सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी इस सेंस में कि जो एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सकता है, जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सकता है। फिर अगर हम देखें तो ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस भी प्रिपेयर करेगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस प्रिपेयर करने का सेंस ऐसा, जैसे कि हर जगह हमारी डिमांड है डीजल की, पेट्रोल की, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज ही उस चीज़ को सप्लाई कर सकती हैं। एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, ट्रेड में, हर जगह हमें जो भी एक्सपेंशन मिलेगा वो सिर्फ मिनरल ऑयल के ऊपर ही बेस्ड मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए जो हमारी इंडिया है, इस इंडिया में 1951 में जो हमारा प्रोडक्शन था, तो वो जो ओवरऑल प्रोडक्शन हमारे इंडिया का था उस समय पे, तो वो अराउंड 2.5 लाख टन, ठीक। लेकिन अगर मैं आज प्रेजेंट टाइम पे बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड जो बिल्कुल रीसेंट मेरे पास जो डेटा है 2017-18 का 35684, और ये 1000 टन में, ठीक। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों चीज़ों के अंदर, तो अराउंड कितना जो हमारा 2.5 लाख
टन और बढ़ के वो कहाँ तक पहुँच गया है 35,684,000 टन के। तो यानी कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें इन दोनों डेटा में देखने को मिलती है। तो जैसे इस तरीके का जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया रखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए कि जैसे जो हमारी स्टार्ट थी वहाँ पर कितना कम डिमांड था और आज डिमांड कहाँ तक पहुँच गई है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो हम अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा दे सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे इंडिया में मिनरल ऑयली रिफाइनरीज की बात की गई है, इसमें जो मुझे लोकेशन पैटर्न देखने को मिलता है तो वो मैं ये कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि जो हमारे इंडिया का ये वाला रीजन है, ठीक, ऐसे। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये वाला जो हमारा रीजन है, एक ये और एक हमारा रीजन यहाँ, सबसे मेजर यही दो हमारे प्रोड्यूसिंग हब हैं, रिफाइनरीज के सबसे बड़े हब्स हैं ये। और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे यहाँ पर हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैं अगर कहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली केरल में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, फिर आंध्रा, तो ये कुछ उस रीजन में हमें अपनी ऑयल रिफाइनरीज और थोड़ा थोड़ा वहाँ पर हमें कुछ ऑयल रिजर्व्स या फिर पेट्रोलियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ट्रेंड है और इन्हीं के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे ऑयल रिफाइनरीज को लगाया गया है। तो अगर मैं बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पे आपसे बात करूं तो जो हमारा एग्जैक्ट डेटा है तो वो ये बताता है, जो एग्जैक्ट डेटा है रिफाइनरीज का, तो जो 2018 के अकॉर्डिंग यानी कि 1 अप्रैल 2018 तक 18 रिफाइनरीज तो हमें देखने को मिलती हैं जो PSUs के अंतर्गत लगी हैं, जैसे कि IOCL की लगी है, जैसे कि BPCL की लगी है, HPCL की लगी है, कुछ ऐसी बात। फिर अगर मैं बात करूं तो जो जॉइंट हैं, तो जॉइंट का नाम के बारे में मैं आपसे बस ये कह देता हूं, एक नाम आता है BORL, बीना, यानी कि जो झांसी के पास लगी है, बीना भोपाल झांसी। फिर ऐसे ही अगर मैं एक बात करूं तो भटिंडा में एक लगी है HPCL में। और जो हमारी प्राइवेट रिफाइनरीज है उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है जो रिलायंस का, वो जामनगर पे, बिल्कुल ऐसे ही रिलायंस के जामनगर का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पर लगी है। और फिर NEL वाटिनर। तो ये 3 हमारी प्राइवेट। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो 18 तो PSU हैं, 2 जॉइंट हैं और 3 हमारे पास में जो प्रेजेंट में लगी हैं वो प्राइवेट हैं। तो 18 to 20 एंड 23, यानी कि 23 रिफाइनरीज हैं ओवरऑल जो हमारे इंडिया में लगी हैं। अब अगर ट्रेंड की बात करें तो देखिए मैं आपको एक एक को लोकेशन बेस के बारे में भी बता सकता हूं, वैसे कि जैसे देखिए गुवाहाटी में लगी है जो हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगी हैं। तो गुवाहाटी के बाद अगर हम बात करें तो हमारा एक बोंगई गांव, डिगबोई, फिर अगर हम देखें तो नुमालीगढ़, फिर अगर हम कुछ डाउन साइड आएँ यानी कि वेस्ट बंगाल के साइड नीचे चलते चले आएँ तो बरौनी, फिर हल्दिया, मथुरा, फिर अगर हम देखें तो पारादीप, फिर देखें अगर तो कुछ हमें देखने को मिलेगी विशाखापट्टनम, फिर एक हमारे पास टाटीपाका, और फिर अगर हम देखें तो कुछ हम वेस्टर्न साइड की जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको दिखा सकते हैं। तो वेस्टर्न साइड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है तो उसमें आप कह सकते हैं मुंबई, जो BPCL की है, ठीक है। फिर मुंबई के बाद अगर हम देखें तो कोयली गुजरात में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिफाइनरी है। फिर अगर हम देखें तो एक हमारे पास बेंगलुरु का नाम आएगा, जामनगर नाम आएगा, वाडिनार। तो ये सारे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट लोकेशन है मिनरल ऑयल रिफाइनरीज के। तो ऐसे आप अपने इस क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। तो देखिए कुछ कुछ तो कॉमन आपको पता ही है कि पानीपत में लगी है, मथुरा में लगी है, डिगबोई में लगी है। तो यहाँ पर बस आप अपना जब प्री एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये फोकस रखिए कि किस कंपनी की रिफाइनरी कहाँ लगी है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप उसको यहाँ पर अच्छे से आंसर दे पाएंगे। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया 2.5 लाख टन, और वो इंक्रीज़ करते करते कहाँ पहुँच गया है, जो 2018 की सबसे लेटेस्ट फिगर जो मैंने आपको दी है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन पहुँच गया है 35,684,000, मतलब 35,684, 35,000 35
684 और फिर इसके आगे 1000 लगा हुआ है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको लैक्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने लाख के अराउंड ये करीब करीब पहुंच जाएगी, और फिर लैक्स में कन्वर्ट करके आप इसका प्रोडक्शन ओवरऑल बता सकते हैं। तो ये हमारे इंडिया का बिल्कुल करंट सिनारियो है जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाईलाइट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर मैं बस आपसे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम मैं एनर्जी में भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, और फिर ये देखिए क्वेश्चंस को मैंने मिनरल के पर्सपेक्टिव से लिया। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको किसी न किसी टॉपिक से जोड़कर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिंदु आता है वो ये आता है कि जो हमारी रीजनल इकोनॉमिक वेरिएशन होती है तो वो अलग अलग होती है। यानी कि देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो संपन्नता है वो अलग देखने को मिलेगी और किसी एक क्षेत्र में अलग मिलेगी। फिर अगर हम देखें किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में प्रादेशिक आर्थिक विकास, यानी कि जो हमारा रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो रीजन टू रीजन अलग होता है। फिर अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और एनवायरनमेंट का उसका आपस में कैसे रिलेशन है। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा कोई भी इकोनॉमिक टास्क है, कोई इकोनॉमिक हम ये कह सकते हैं एक्टिविटी, तो उसकी अवस्थिति तो एवं स्थापना, तो जो उसकी लोकेशन है तो वो कहाँ पर है। जैसे कि कोई एक देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हर जगह पर एक सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। कहीं पर जैसे कि गेहूं ज़्यादा है तो देखिए वहाँ पर गेहूं की खेती, गेहूं का स्टोरेज, गेहूं से कुछ फर्दर गुड्स को बनाना, आटे का बनाना, फिर दूसरा उसकी सप्लाई। बिल्कुल ऐसे ही सोयाबीन की बात करें तो देखिए सोयाबीन का प्रोडक्शन जिस रीजन में होगा तो वहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन, सोयाबीन से ऑयल बनाना, रिफाइनरीज़ को, तो ये सारी चीज़ें अलग होंगी। तो ये डिफरेंट रीजन्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करें तो जैसे कि जो हमारी इकोनॉमिक जो किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं उसको हमेशा एक डायनामिक्स माना जाता है। डायनामिक यानी कि इन द सेंस वो चेंज होती रहती है इकोनॉमिक एबिलिटी किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की, और वो स्टैटिक नहीं होती है। तो ये सब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं जिनको मैंने पहले भी डिस्कस किया था और कुछ यहाँ पर भी बताया। तो ये एक बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा है कि आपके लिए हॉट केक है कि डेफिनेटली अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर एडिक्वेट टू मीट द इंडस्ट्रियल नीड्स टू द कंट्री। भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन देश की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन हमसे यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो मेरे पर्सपेक्टिव से हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से लिख सकते हैं। एक, हम रिपोर्ट्स की बेसिस पे जो इंडिया जिस पोजीशन को अटेन करता है वो दिखाते चले, पहली बात। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते या हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है या हमें इतना कुछ या ध्यान नहीं है, तो उसके लिए फिर एक दूसरा इंटेंशन ये होगा कि हम एक सिंपल तरीके से अपने इस क्वेश्चन के आंसर को लिखें। जैसे कोई हमारी कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उनके बारे में बताएं, कोई हमारे आयरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उनके बारे में बताएं, कोई हमारे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उनके बारे में बताएं। तो हम उन लोकेशंस को बताएं और वहाँ की एनर्जी की सप्लाई और डिमांड को हम वहाँ पर दिखाएं। तो हम ऐसे दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हमारे पास दो टाइप हैं। अब इसके ऊपर मैं और डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ जो मिनरल्स हैं उनका जो कुछ लेटेस्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हम खनिज पढ़ते हैं तो कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है 1 नंबर पे, उसके अंतर्गत आते हैं फ्यूल मिनरल्स यानी कि ईंधन खनिज, कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस, पहला। दूसरे की बात करें, धात्विक यानी कि हमारे मेटलिक मिनरल्स, बॉक्साइट, आयरन, फिर अगर हम बात करें तो कॉपर, फिर अगर हम बात करें तो मैग्नीज। तीसरी बात करें अधात्विक
नॉन मेटलिक। तो अगर नॉन मेटलिक को अगर हम देखें तो बायराइट, फिर अगर हम देखें तो एपेटाइट, एंड्यूलोसाइट, काइनाइट। फिर अगर हम देखें माइनर मिनरल्स, तो जो माइनर मिनरल्स यानी कि लघु खनिज, तो ये हमारे आएंगे 4th नंबर पे, जैसे कि मट्टी की ईंटें, कंकड़। भवन निर्माण में जो हमारा घर वगैरह कंस्ट्रक्शन में होता है उसके अंदर जो यूज़ होता है, जैसे सैंड उसमें लगती है, जैसे कि कुछ हम कह सकते हैं सीमेंट उसमें, तो जो उसको बनाने के लिए सीमेंट, तो उस सीमेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल लगेगा, तो वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, माइनर मिनरल्स के लिए। और एक बात ये भी बता दें कि जो हमारे माइनर मिनरल्स होते हैं इसके ऊपर ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है। स्टेट गवर्नमेंट ही इसको एक्सप्लॉइट करवाती है, अलॉट करवाती है और उससे रेवेन्यू को अचीव करती है। ऐसे ही अगर हम फिर बात करें तो ये तो मैंने आपको मिनरल्स का एक पूरा क्लासिफिकेशन बताया। जो 2017-18 में जो माइनिंग मिनिस्ट्री है उसने इंडिया के अंदर 4 हमारे फ्यूल मिनरल्स, 10 की बात करें अगर तो धात्विक मिनरल्स यानी कि धात्विक खनिज, फिर नॉन मेटलिक की बात करी गई है यानी कि 23 उसके अंतर्गत आते हैं, 3 नाभिकीय यानी कि एटॉमिक और 55 लघु खनिज, यानी कि भारत में कुल 95 खनिजों का उत्पादन होता है 2017-18 के माइनिंग मिनिस्ट्री के जो अपनी रिपोर्ट दी उसके अनुसार। ठीक है, तो ये मैंने आपको मिनरल्स का क्लासिफिकेशन बताया। फिर एक नाम आता है 1957 में नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 57-58 से हमें ये देखने को मिला कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम सिर्फ जिसे माइनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को लेके आना, माइनिंग से रिलेटेड जो भी जैसे अलॉटमेंट की बात करें, कहाँ पर कितना रिजर्व है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर कौन काम करता है, NMDC। और इसीलिए हमारा पास एक मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट भी है 1956-57 का। तो आप इस सारी इंफॉर्मेशन को एक मेजर इंफॉर्मेशन के रूप में रखिए मिनरल्स के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंडिया के सबसे लेटेस्ट डेटा पे। तो देखिए जो 2017 है और 18 है, ठीक। अब इस 2017-18 में जो हमारे पास डेटा आया है उसके अनुसार ये कहा गया कि जो हमारे यहाँ मिनरल्स हुए उनसे जो हमें वैल्यू मिली है, तो ज़रा आप इसकी फिगर को देखें, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 1126317 मिलियन रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि आप इसको कह सकते हैं 11,26,317 मिलियन। तो 11,26,317 मिलियन रुपए का हमारे पास एक ओवरऑल मिनरल प्रोडक्शन होता है। तो ये हम अपना इस मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर कुछ एडिक्वेट डेटा दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये भी बताया। अब अगर मैं और बात करूं इसी के आगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे यहाँ रेवेन्यू है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर शेयर है 2015-16 में, तो वो ये बताया गया कि 31% जो शेयर है अराउंड वो कोयले का है, 23% पेट्रोलियम का है, और फिर अगर हम माइनर मिनरल्स की बात करें तो 18%, नेचुरल गैस की बात करें तो 9.43%, और फिर अगर हम बात करें आयरन ओर की तो 7.82%। तो ये हमारा एक पूरा डिस्क्रिप्शन था, मैंने डेटा से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारी माइनिंग में है उसको अपडेट किया। तो यहाँ पर मेरा आपसे फिर ये कहना होगा कि जो हमारी मेजर मिनरल्स की रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि कौन सी स्टेट नंबर 1 पे चल रही है, कौन सी स्टेट ने किसको ओवरटेक कर लिया, कौन नंबर 2 पे आ गया है, कौन अब ऐसे ही बिल्कुल जो डेटा है आपको एग्रीकल्चर का पता रहना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे ही जो डेटा है वो आपको मिनरल्स का पता रहना चाहिए।
आजकल मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो मैंने क्वेश्चंस देखे माइनिंग से रिलेटेड, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर माइंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो लेटेस्ट कुछ हमारे पास में जैसे कि रैंकिंग है, रिजर्व्स हैं, स्टोर हैं, उन पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने डेटा से दिया, अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ कुछ जो एक सिंपल आंसर लिखे जाने सकता है, तो देखिए जो सबसे पहले हमारे पास आयरन इंडस्ट्री है इंडिया में, उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारा कुल्टी है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला, बोकारो, भद्रावती, इन सारे रीजन, भद्रावती कर्नाटक में है, इसको मैंने आपको एक बार मैप पे भी लोकेट कराया था। तो इन रीजन्स में हमें आयरन और रॉ मटेरियल में मिलता है, और रॉ मटेरियल के मिलने से वहीं पर रॉ मटेरियल की आयरन इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ है, और जब आयरन इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ है तो जो इनके आसपास के रीजन्स हैं, जो जिसके कारण ये वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ गुरमही सामी है, नौमुंडी है, क्योजर है, बाबा बूदन है, वहाँ से इनको आयरन ओर मिलता है और इन रीजन्स को आयरन ओर सप्लाई किया जाता है। इन रीजन्स में बहुत सारे कोल भी अवेलेबल हैं, इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स भी लगे हैं, रिवर्स भी हैं, तो इसीलिए वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स भी लगे हैं। अगर मैं बात करूँ कॉपर की, तो देखिए कॉपर हमारा मिलता है राजस्थान में, और कुछ हमारा मिलता है घाटशिला झारखंड के रीजन में। वहाँ पर हमारे पास ये कहा जा सकता है कि जो कॉपर की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लगाया गया है। एनर्जी साइड वाइज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स है, सोलर पावर प्लांट्स है, उनसे प्रोवाइड की गई है। एल्यूमिनियम में देखें तो बॉक्साइड एक मेजर रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल इनको जो मिलता है उसके साथ ही साथ कोक, कास्टिक सोडा और फिर लाइम यानी कि चूना। तो इसमें जो एल्यूमिनियम होता है, इसके लिए ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसीलिए इनके आसपास एक बड़े इलेक्ट्रिसिटी हब्स को इस्टेब्लिश किया गया है। और जो हमारे मेजर जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं एक तो दामोदर वैली, फिर अगर हम देखें तो कुछ ये कह सकते हैं एक बोहारडगा के नाम से रीजन है, फिर रांची का रीजन है, फिर अगर हम बात करें तो रेणुकूट, जिसको आप जानते होंगे, रेणुकूट यूपी में जुड़ा है, तो वहाँ पर हम इन सारी लोकेशंस पर कॉपर का इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कोरबा, फिर अगर हम देखें जो कोरबा का है तो बॉक्साइट, अमरकंटक एवं गंधमर्दन एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ से मिलता है। कोरबा में थर्मल पावर प्लांट भी लगा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोरबा हमारी कोल माइन भी है जो छत्तीसगढ़ में है। फिर अगर मैं बात करूं तो देखिए जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो इसके जो रॉ मटेरियल हैं जिप्सम है, हमें कोल चाहिए होता है, और फिर हमें कुछ लाइमस्टोन। अगर हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं किसी रीजन में तो वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए एमपी एक बहुत मेजर हब है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, यूपी में भी अब कुछ इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब ये मैंने आपको देखिए एक सिंपली चीज़ें बताई। अब मैं अगर इस आंसर को कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं हमारी इंडिया में आयरन इंडस्ट्रीज़ भी हमें खूब देखने को मिलती हैं, उनकी एनर्जी की सप्लाई भी हमें पता है कहाँ कहाँ से कैसे की जा रही है, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया। आयरन के बाद बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ को मैं लोकेट कर सकता हूँ, फिर मैं कॉपर को लोकेट कर सकता हूँ, सीमेंट को लोकेट कर सकता हूँ, फिर मैं साथ ही साथ अगर कुछ मैं ये कह सकता हूँ जैसे कि एल्यूमिनियम स्टील के बारे में, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को मैंने लोकेट किया, मैंने बताया कहाँ कहाँ पर ये हैं। तो अगर हम इन इंडस्ट्रीज़ को अपने इंडिया में लगाते हैं तो हमने सिर्फ इसी बिहाफ पे तो लगाया है कि जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है, तो हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि डेफिनेटली जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो रॉ मटेरियल की नीड होती है वो हमारा जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके लिए एडिक्वेट है। अन्यथा क्या होता, हम इंडस्ट्रीज़ को इतना मेन अंदर इंटीरियर्स में कंट्री के नहीं लगाते, फिर हम कोस्टल रीजन्स के कहीं सराउंडिंग पार्ट्स में लगाते, जिससे कि हम किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते रॉ मटेरियल और फिर इंडस्ट्रीज से उसको फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करते। पर ऐसा नहीं हुआ है, हमें पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को दे सकते हैं। तो अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Question number 5. Give a geographical account of coal resources of India in terms of its reserve and utilization. भारत में कोयला संसाधनों के भौगोलिक विवरण उसके सुरक्षित भंडार तथा उपयोग के संदर्भ में दीजिए। ये क्वेश्चन, ये कुछ हमारा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, संदर्भ में दीजिए। तो ये क्वेश्चन हमसे यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया। तो अब चलते हैं कुछ इसके डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले मैं अगर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो देखिए, जो कोल है वो हमारे इंडिया के लिए एक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। फिर अगर हम देखें, जो हमारा अपना एक कल्चर है, जब से वो सस्टेन हुआ है, तो उसमें जो भी एनर्जी के जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, जिन से हमने ऊर्जा प्राप्त की है, उसमें कोयला एक अकेला ऐसा है जिसका सबसे अधिक मान है या फिर एक प्रमुख स्थान है। अब इसको हमने 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो जो हमें, मतलब 2 वर्गों में जो इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इंडिया में, तो 2 वर्गों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है गोंडवाना। और जो हमारे इंडिया में गोंडवाना रीजन है, वहाँ से 99% कोल का प्रोडक्शन होता है। फिर एक हमारे पास है टर्शियरी। तो अगर मैं गोंडवाना की ही बात करूं तो देखिए, गोंडवाना के बारे में एक तो जो इसकी लोकेशन है, तो दामोदर वैली, गोदावरी वैली, सोन, और फिर सोन से सराउंडिंग रीजन्स। फिर अगर हम देखें तो कुछ महाराष्ट्र, वर्धा घाटी। अब अगर मैं टर्शियरी की बात करता हूं तो देखिए, टर्शियरी में कुछ नाम आएंगे असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और इसका जो वैल्यू है वो सिर्फ 1% के आसपास तक है। निवेली, लिग्नाइट, यानी कि तमिलनाडु में। अब अगर फिर देखें तो जो हमारा इंडिया है, अब इस इंडिया के बारे में अगर मैं आपसे एग्जैक्ट बात करूं तो जो सबसे लेटेस्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया, पर मैं आपसे कुछ इसके आगे की जो सबसे लेटेस्ट डेटा है मैं उसको देता हूँ, ताकि आप सही बात जितनी बार सुनेंगे तो वो डेटा आपके माइंड में बैठता जाएगा। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा, मैं अगर आपसे बात करूं, जो स्टेट जिसके पास कोल रिजर्व्स सबसे ज़्यादा हैं, तो उसके बारे में मैं कह सकता हूं झारखंड नंबर 1 पे है। तो ये अप्रैल 2018 तक की फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। उड़ीसा अप्रॉक्सीमेटली 37,391 मिलियन टन। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 20,427 मिलियन टन। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 14,155 मिलियन टन। फिर अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 11,958 मिलियन टन। यानी कि ये हमारे ओवरऑल 5 स्टेट्स हैं जहां से हमें कोयले का प्रोडक्शन मैक्सिमम मतलब कोयले के रिजर्व्स मैक्सिमम मिलते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको इंडियन कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज के नाम से एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, वहाँ तक रिजर्व्स के बारे में बताया गया। नंबर 1 पे कौन है? झारखंड। सेकंड पे कौन है? उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल और देन मध्य प्रदेश। अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये 5 स्टेट्स एक दूसरे के कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे लगते हैं। अब जब ये बॉर्डर्स पे लगते हैं तो आप इनकी रैंकिंग को किसी भी एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि कैसे आप उसको चल सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया रिजर्व्स की रैंकिंग। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन है 2017-18 के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में जो स्टेट है वो उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन मध्य प्रदेश, देन तेलंगाना। फिर अगर मैं बात करता हूं तो कुछ मैं ये कह सकता हूं महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। अब इसमें भी जो हमारा पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्शन है, यानी कि पीएसयू की बात करूं तो पीएसयू में जो प्रोडक्शन है तो सबसे ज़्यादा 6,25,196 मिलियन टन। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली पब्लिक सेक्टर से प्रोड्यूस किया हुआ कोल है। लेकिन ये उन स्टेट्स की रैंकिंग को नहीं बता रहा है। उन स्टेट्स की रैंकिंग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। यानी कि अब झारखंड जो है रिजर्व्स में तो पहले नंबर पे है, लेकिन रैंकिंग में 2017-18 में 3rd नंबर पे। फिर अगर मैं देखें
लगभग जो हमारा प्रोडक्शन है पब्लिक सेक्टर में वो 95% है कोल का। प्रेजेंट में 2017 यानी कि 2016-17 जो हमारे यहाँ कोल के रिजर्व्स हैं प्रेजेंट टाइम पे, उनकी टोटल नंबर कितनी है 476, और इसमें से 132 जो रिजर्व्स हैं वो किसके पास हैं, झारखंड के एक्टिव हैं। यानी कि 476 खानों में से 132 खाने किसके पास चल रही हैं, झारखंड के पास। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कोल से जुड़ी है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए इसी के सारे लिग्नाइट की बेसिस पे मैं बात कर सकता हूं। लिग्नाइट में नंबर 1 तमिलनाडु है, फिर राजस्थान आता है, फिर गुजरात आता है, फिर पुडुचेरी एंड देन जम्मू कश्मीर। लेकिन मैक्सिमम जो लिग्नाइट है रिजर्व्स में भी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है, और प्रोडक्शन में भी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है। और गुजरात और राजस्थान प्रोडक्शन में सेकंड और थर्ड पे हैं, और रिजर्व्स में तमिलनाडु फर्स्ट, राजस्थान सेकंड, गुजरात थर्ड है। यानी कि वहाँ पर रैंकिंग में बदलाव मिल रहा है रिजर्व्स और प्रोडक्शन में। गुजरात के पास रिजर्व कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। अब फिर देखते हैं। देखिए मैंने इतनी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट टाइम पे दी कि रिज़र्व कहाँ कहाँ पर हैं, कितने रिज़र्व्स हैं, कौन स्टेट पहले है, कौन स्टेट के पास रिज़र्व ज़्यादा है, कितना किसका शेयर है, कौन कौन सी चीज़ों में कहाँ पर। अब ये जो ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ कोल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजर्व एंड यूटिलाइजेशन, तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा अगर आप ऐसा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात 2016 में पूछा गया था, मैंने तो आपको 2017 और 18 की रिपोर्ट्स को अपडेट किया। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 2020 में 2021 में आपका मेंस का पेपर होगा तो अगर कोई ऐसा आएगा तो आप डेफिनेटली उसको अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकते हैं। तो ऐसी जो डेटा आ रहे हैं, जैसे कि मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक्स को, तो ऐसे ही आप अगर इन वीडियोस को बार बार चेक करेंगे, बार बार आप इनको देखेंगे और इनकी रैंकिंग्स को मिलाएंगे, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप अपनी रैंकिंग को बना लीजिए, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है रैंकिंग, पेट्रोलियम, कोल, आयरन, कॉपर, इन 3 4 5 चीज़ों को आप बस ध्यान रखिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो इसी के आसपास आएंगे। अब शुगर इंडस्ट्री है, तो देखिए शुगर इंडस्ट्री में ब्राज़ील नंबर 1 पे चल रहा है, तो इंडिया की रैंकिंग क्यों गिर गई है, सारी चीज़ों को आप बनाते रखिए। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में भी देखिए जो इंडिया का स्टेटस है वो बहुत अच्छा कहीं कहीं पे नहीं चल रहा है। अगर ओवरऑल स्टेटस की बात करते हैं तो उन सारी चीज़ों को आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपने माइंड में बिठा लिए एक एक चीज़ों को, तो आप देखिएगा डेफिनेटली आपको ये सारी रैंकिंग वगैरह, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको रैंकिंग याद नहीं रह पाती है। तो रैंकिंग याद नहीं रह रही है तो फिर डेटा तो और आगे का, जहाँ पर जितना हम मिलियन, थाउजेंड्स और मिलियन करोड़ की बात करते हैं तो उन सब का तो फिर और टफ होगा। लेकिन उसका बस एक ही है कि आप पहले एक एक स्टेट्स को जानिए धीरे धीरे और स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा डेटा क्वेश्चन में इनपुट देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मैं पर्सनली आपको एडवाइस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाईलाइट द कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। भारत में खनिजों की परिपूरकता पर प्रकाश डालिए। यानी कि हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले परिपूरकता, पूरकता का मतलब एक हम ये भी कह सकते हैं कि एक टाइप से मैच्योरिटी, यानी कि एक चीज़ इनफ है किसी दूसरी चीज़ के लिए। यानी कि अगर हमारा मिनरल जो है वो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप में इतने इनफ हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ की सप्लाई को पूरा कर सकें। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्क्राइब किया कि एक दूसरे के ऊपर बात की थी कि जहाँ पर एक मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल उसी क्वेश्चन को फिर कुछ आगे बढ़ा के पूछा गया कॉम्प्लीमेंटेरिटी पे। तो यहाँ पर हम फिर वही डिस्क्रिप्शन की बात अगर करें तो कह सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे मिनरल्स हैं, एक अपनी कंट्री के बारे में मुझे सबसे अच्छी बेस्ट बात जो लगी और सबसे अच्छी बात जो लगती है, हमारी कंट्री एक अकेली, जैसे मैं ज्योग्राफी का इन्फॉर्मेशन, ये ज्योग्राफी को मैं स्टडी करता हूँ, ये ज्योग्राफी की मैं क्लासेस देता हूँ, वीडियोस देता हूँ, मेरा ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैंने हमेशा से माना और मैंने पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को स्टडी किया।
टॉपिक टू टॉपिक स्टडी किया, रीजन टू रीजन, पिक्स में, इमेजेस में, वीडियोस में, खुद जाकर भी। मेरी पर्सनली हॉबी यही है कि मैं डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लोर करूं। सिर्फ एक अपनी कंट्री ऐसी है जहां पर सब मिलता है, सब, मतलब A to Z मैं कह सकता हूं कि हमारी इंडिया में मिलता है। और ये एक्सेप्शन मुझे पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ चीज़ों का अभाव है, लेकिन हमारी कंट्री को प्रकृति ने ऐसा दिया कि एक छोटी सी जगह से इतना प्रोडक्शन होता है कि वो पूरी कंट्री की नीड को फुलफिल कर देती है। ये एक मैंने अपनी कंट्री के लिए सबसे बेस्ट फीचर देखा। अगर मैं बात करूं, जैसे नागपुर है ऑरेंजेस, तो आप देखिए मैक्सिमम ऑरेंजेस की सप्लाई नागपुर से पूरे इंडिया को हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं पाइनएप्पल्स की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट से सप्लाई पूरी इंडिया को हो जाती है। ऐसे ही अगर हम फिर बात करें तो जैसे कि ओनियन का प्रोडक्शन, तो महाराष्ट्र के एक पर्टिकुलर रीजन से पूरी कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम मिनरल्स को देखें तो जैसे जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यानी कि जो हमारा कंट्री में जो मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग या फिर मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बेल्ट आती है वो हमारी छोटा नागपुर बेल्ट आती है, या छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन आता है। और एक हमारा कुछ वेस्टर्न साइड में कुछ हमारा जैसे भद्रावती है, रत्नागिरी महाराष्ट्र से, और डाउन साइड अगर हम देखें तो केरल कर्नाटक के बॉर्डर तक अराउंड ये हमें जो बेल्ट एक मिलती है, यहाँ पर भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। और फिर कुछ थोड़े मिनरल्स हमें ईस्टर्न कोस्ट पे, आंध्रा, तमिलनाडु, उन रीजन्स में मिलते हैं। तो ये वो रीजन्स हैं जहाँ से मैक्सिमम जो हमारे मिनरल्स की डिमांड है वो पूरी हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी, परिपूरकता हमें खनिजों की अपने देश में वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि वो है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जिस पे हमने कुछ बात की। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन अकाउंट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में पेट्रो रसायन उद्योगों का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल लेटेस्ट जो यूपी का एग्ज़ाम हुआ है, यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया। तो देखते हैं कुछ इसको। अब सबसे पहले तो देखिए जो हमारा ये पेट्रोकेमिकल है ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये रेसिड्यू भी हो सकते हैं, यानी कि अपशिष्ट भी हो सकते हैं, और इसके बाई प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे कि आप देखें एक नाम आता है पैराफिन वैक्स, जैसे कि आप उसको यूज़ करते हैं पेट्रोलियम जेली में। तो देखिए वो पेट्रोलियम जेली जो है वो भी एक तरीके का रेसिड्यू है, अपशिष्ट है। उसको रिफ़ाइन करके और फाइनली यूज़ किया जाता है बॉडी मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो ये हमारा एक पेट्रोकेमिकल है। फिर अगर हम बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि जो हमारा पेट्रोकेमिकल्स हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ आज वर्ल्ड में और कंट्री में बढ़ गया। तो सबसे पहले तो एक नाम मैं ये कह सकता हूँ आर्टिफिशियल फाइबर, वो इससे बनता है। प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसी से। फिर आर्टिफिशियल रबर की बात करें, आर्टिफिशियल जो कलरिंग है उसके लिए भी यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं। तो जो हमारी कंट्री इंडिया, इसमें 1966 में यूनियन कार्बाइड इंडिया ट्रॉम्बे में सबसे पहला पेट्रो रसायन इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर अगर हम इसको देखें तो पेट्रो रसायन में धीरे धीरे जो हमारे आज पीवीसी जो हम सुनते हैं वो पीवीसी वगैरह का भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शंस बढ़ गए हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया है और यूजेस भी बढ़ गए। तो अब जो हमारी 2002 और 3 की बात अगर हम करें तो अराउंड 91.5% हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रोथ मर्ज की है, मतलब ग्रोथ को देखा है। अब मैं जैसे इसको आपको एक क्वांटिटी के एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। सबसे पहले इसको समझने के लिए जैसे कि मैं ये कहूँ कि 2001 और 2 में कितना प्रोडक्शन था, 62.35 जो हमारे पेट्रो केमिकल्स थे, ठीक है। और ये जो थे बढ़ के
10 और 11 से में बढ़कर ये कहाँ पहुँच गए हैं 93.04 लाख मिलियन टन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 62 थे, ठीक, और बढ़ के वो कहाँ पहुँच गए हैं आज हमारे पास 93 लाख मीट्रिक टन पे। तो एक ऑन एन एवरेज ये देखा गया कि जो 1966 में हमारा यूनियन कार्बाइड इंडिया का सबसे पहला प्लांट लगा था, तो उसमें करीब करीब जो इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम पे वो 25,000 करोड़ की थी, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगी और फिर हमें ईयरली 16% की ग्रोथ भी मिली देखने को, और बढ़ते बढ़ते 5.5 भी हो गई वो फिर, और ऑन एन एवरेज जो अब ग्रोथ चल रही है वो 5.5 और 5.57 के आसपास चल रही है। और 2002-03 में पहुँचते पहुँचते मैंने आपको बताया 62 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गई थी आउटपुट, फिर ये बढ़ते बढ़ते 2010-11 में 93 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गई। तो ये हम कह सकते हैं कुछ हमारा एक सिनारियो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में। लेकिन अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जो 2007 है, ठीक, यहाँ पर हमारा एक नेशनल पेट्रोकेमिकल पॉलिसीज़ को अप्रूव किया गया था, यानी कि एक नई पॉलिसी लेके आई गई थी, जहाँ पर हमने अपने प्रोडक्शन को जो 93 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया था 10-11 में, उसको हमने डबल करने का प्लान किया है। और अब आप देखिए जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये डे बाय डे हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें पेट्रोकेमिकल के वेस्ट से या उन केमिकल से बनती हैं। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कोल प्रोडक्शन। कोयला उत्पादन से संबंधित पर्यावरणीय तथा आर्थिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। यूपीएससी 2014 जो क्वेश्चन का एक लेवल होता है, हम उस लेवल से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं डेफिनेटली कि वो क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया होगा। तो अगर आप देखें तो जो हमारा इन्वायरमेंटल जो लिंकेज है क्वेश्चंस का, वो हमें यूपीएससी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो हमारे इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कोल प्रोडक्शन के साथ में होती हैं, देखिए एक तो जो सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं वो क्या क्या हैं। अगर मैं पहले इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं तो देखिए जो हमारा कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो मेनली एक फॉरेस्ट रीजन्स में होते हैं। अब जब वो फॉरेस्ट रीजन्स में हैं तो वहाँ पर क्या होता है, खूब गहरी डिगिंग चलती है, ठीक। तो अब क्या होगा, जो आसपास के सराउंडिंग रीजन्स में वेजिटेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और उस पूरे रीजन्स में दूर दूर तक सिर्फ हमें जो कोल की डस्ट है वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरी एलैबोरेटेड उस रीजन पे हमें देखने को मिलती है। तो एक सबसे बड़ा जो हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है कोल के प्रोड्यूस होने से, एक बात। सेकेंडरी, कई बार जो हम लोग ड्रिल करते हैं तो बड़े हम लोग मतलब डीप अर्थ में ड्रिलिंग चलती है, वहाँ पर कुछ माइनिंग से जुड़ी भी हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन्स वगैरह हो जाते हैं। तो जैसे कि टेम्परेचर वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है नीचे, और ज़रा से किसी भी एक पर्टिकुलर स्पार्क से, चिंगारी से, वहाँ पर हमें चिंगारी सी मतलब एक आग लग जाती है, और उस पर्टिकुलर रीजन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी प्रेजेंस भी एकदम से बढ़ जाती है, तो हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। अगर आप जैसे किसी कोल रीजन में जाएं तो आप देखें वहाँ से पर्टिकुलरली जो इमिशन होता है कोल गैस का वो होता रहता है। तो जो कोल है उससे कोल गैस का भी इमिशन बढ़ रहा है। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा कोल है इसके जो टाइनी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एक डेंस लेयर बना देते हैं उस रीजन्स में। तो ये भी हमारी एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कोल के ऊपर। फिर मैं अगर बात करूं तो जो हमारी कोल है, कोयला है, इसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो जिन जिन रीजन्स में हम करते हैं तो उसके जो कई किलोमीटर दूर तक अगर हम देखें
तो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जब कोल का प्रोड्यूसिंग रीजन होगा, माइनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, तो जो वाइल्ड लाइफ है उस रीजन की, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी एक हमारी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं जो पड़ते हैं कोल प्रोडक्शन के। अब अगर हम और बात करें तो देखिए आज की डेट में 63% जो कोल है वो यूज़ होता है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस 63% में आप देखें कितना ज़्यादा कोल में सल्फ़र कंटेंट, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड और इतने टाइप की जो पॉइजनस गैसेस हैं वो हमारे इस कोल प्रोडक्शन, कोल के बर्निंग के बाद एटमॉस्फेयर में आती हैं। तो देखिए ये एक डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि एक क्लीनर फ्यूल नहीं है। तो ये भी हमारा एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड में। तो अब हम अगर बात करें अपने इस क्वेश्चन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जुड़ी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा कोयला है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है और पेट्रोलियम से जो एनर्जी मिलती है और सोलर से जो एनर्जी मिलती है, इन सब के पोटेंशियल्स में डिफरेंस है। कोल प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसमें यह है कि हमें कोल के ऊपर जैसे एक्सपेंस लगाना पड़ रहे हैं, तो जो उनसे हमें क्वालिटी और क्वांटिटी मिल रही है वो डेफिनेटली उस अमाउंट की नहीं मिल रही है जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ करें तो फिर ये एक तरीके से गवर्नमेंट्स के ऊपर भी एक प्रेशर है, जिस प्रेशर के अंतर्गत उनको एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल तो करना है। अब और हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डेफिनेटली हम किधर जा रहे हैं, कोल प्रोडक्शन के ऊपर। और जो कोल प्रोडक्शन आज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और कोल का यूज़ होना वो एक बैकवर्ड मोड मान लिया गया है, यानी कि वो आज एक लेटेस्ट मोड में नहीं आता है, यानी कि एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में नहीं आता। अब आप देख, जो मैक्सिमम हमारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं आज वो अपने आप को मूव कर रहे हैं कोल के यूज़ करने से किसी दूसरे ग्रीनर मोड की तरफ या फिर क्लीनर मोड की तरफ। और कोल के लिए अगर आप देखें जैसे कि झारखंड के रीजन में कोल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमें एनटीपीसी का यूनिट एक दिल्ली में लगा है, तो अब हम कोल की सप्लाई पहले कहाँ करेंगे, दिल्ली में, और फिर वहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन। अब अगर आप सोचें कि उस दिल्ली के पर्टिकुलर रीजन्स में अगर हम उस पूरी कम्युनिटी में सराउंडिंग रीजन्स में खूब सारे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट कर दें तो डेफिनेटली हमारी जो दिल्ली की एयर है वो अच्छी भी हो जाएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था झारखंड से कोल को दिल्ली लाने का, सारा बच जाएगा। तो कई सारे ऐसे एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं जो हमें कोल को यूज़ होने के बाद देखने को मिलते हैं। तो कोल का प्रोडक्शन हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं लॉसेस ज़रूर देता है। अब देखिए ये जो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा, यहाँ पर हमसे इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात की गई है, तो अब हम यहाँ सुझाव देने नहीं लग जाएंगे, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को उजागर करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस पर्टिकुलर रीजन में या इस कोल के प्रोडक्शन के बाद हमें देखने को मिलती हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले आप लिखिए कि कोल के लिए कितनी कितनी कार्बन की परसेंटेज है, कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल के अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आप दिखा रहे हैं तो आप पहले उनको इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर डिस्कस करिए और उनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। और फिर आप अपने पूरे रीजन्स के अंदर जो जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है उसका शेयर बताइए, और फिर कैसे ग्रीन हाउस गैसेस, कैसे हमारे पास कोल गैस, किस तरीके की गैसेस से इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे, उन सारी चीज़ों को आप ब्रीफ करिए, फिर इकोनॉमिकली ब्रीफ करिए एंड देन कंक्लूड करिए। तो कंक्लूज़न में, इस टाइप के कंक्लूज़न में मैं आंसर में मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट वर्ल्ड के सिनारियो को देखते हुए, तो इट्स फार मोर बेटर टू मूव फ्रॉम द अल्टरनेट क्लीनर एंड ग्रीनर ऑप्शन। तो ये था कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, लिंकेजेस बिटवीन रिसोर्स इंडाउड रीजन्स एंड रिसोर्स यूटिलाइजिंग रीजन्स डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इलैबोरेट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स।
संसाधन संपन्न प्रदेश और संसाधन उपयोगकर्ता प्रदेश के बीच संयोजन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। उचित उदाहरणों सहित सविस्तार समझाइए। देखिए, जो ये यूपीएससी है वो डेफिनेटली एक ऐसी पर्सनालिटी को डिमांड करता है जहाँ पर आपको एक ब्रॉड मैनर में तो जितना अच्छा पता हो, उससे ज़्यादा आपको लोकल लेवल पे भी पता हो। और जो इंटर रिलेशन और इंटर लिंकिंग है आंसर में, ये बहुत मैटर करेगी यूपीएससी के लिए। तो अगर हम बात करें तो जो इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा संसाधन संपन्न प्रदेश, और यहाँ के साथ साथ डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने आप को पूरे वर्ल्ड में उस पोजीशन तक नहीं पहुँचा पाया जहाँ तक उनको जाना चाहिए था। लेकिन उन्हीं कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया किसी और ने। तो अगर मैं इस बात को देखूं तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे कहता हूं चिले, तो देखिए जो चिले है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है और पूरे वर्ल्ड के लिए कॉपर की एक मेजर प्रोडक्शन कंट्री है। पर आप देखिए जो चिले है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ज़्यादा संपन्नता नहीं मिलती है। उस चीज़ का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? दूसरी कंट्रीज़ में, जहाँ पर उनके रिसोर्सेज का यूज़ किसी और कंट्री ने यूटिलाइजेशन में मैक्सिमम टेक्निक्स को लगा के किया और अपने आप को आगे किया। तो अगर आप देखें तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जापान का नाम आता है। अब आप देखें जापान का नाम एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में आता है, लेकिन उस इंडस्ट्रीज़ में कॉपर का यूज़, लेकिन चिले को सिर्फ लोग इसलिए जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ कॉपर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यूटिलाइजेशन में किसका नाम आया? जापान का। तो मेन अर्निंग जापान के पास है, ना कि चिले के पास। ऐसे ही अगर हम आयरन की बात करें तो आप देखिए हमारी कंट्री से मेजर शेयर आयरन का एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को, और जापान से फर्दर हैवी इंजीनियरिंग गुड्स को बनाकर कहाँ सप्लाई किया जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो एक रिसोर्स हम ये कह सकते हैं एंडाउड रीजन्स और साथ ही साथ रिसोर्स यूटिलाइजिंग रीजन्स। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को हम लिंकेज के साथ अपने इस क्वेश्चन के आंसर में डाल सकते हैं। अगर आप और देखें रिसोर्स एंडाउड रीजन, तो जैसे जर्मनी के बारे में ये कहा जाता है दे आर मैड अबाउट मशीन्स। तो अब इस बात को हम ऐसे देखें कि जो जापान है, रोन वैली, राइन वैली रीजन, तो वहाँ पर हमारा कोल भी मिलता है और आयरन भी मिलता है, और जो आयरन मिलता है वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन अवेलेबल इन द वर्ल्ड इन दैट रीजन। तो मैं अगर इस बात को कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जर्मनी है वहाँ के लोगों ने उस रिसोर्स को बेस्ट यूज़ किया और मशीन्स के ऊपर फोकस किया, और आज ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में जो जर्मन है वो पूरे वर्ल्ड का एक मेजर जायंट है। अगर आप देखें तो जो बिग थ्रीज़ हैं जिनका नाम आता है, तो वो जो बनते हैं वो जैसे BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, दीज ऑल आर ऑफ जर्मन। फॉक्सवैगन की बात करें तो ये भी जर्मन है। स्कोडा का भी कोलैबोरेशन जर्मनी के साथ है, क्योंकि स्कोडा प्रेजेंट में, जैसे हमारी जो कंट्री चेकोस्लोवाकिया है, तो चेक रिपब्लिक जिसको आप लोग जानते होंगे, तो उनका कोलैबोरेशन है आपस में। तो जो मेजर ऑटोमोबाइल जायंट्स हैं वो सब हमारे जर्मन के हैं। तो देखिए उन्होंने रिसोर्स को पहचाना भी और रिसोर्स को यूटिलाइज भी किया। तो ये हमारा कुछ इस क्वेश्चन के आंसर का एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो जहाँ पर हमसे एग्जाम्पल्स है, तो हम एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे रीजन्स में हम दे सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन इंडिया। भारत में संसाधन उपयोग पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यूपीएससी 2016। अब अगर हम बात करें देखिए टेक्नोलॉजी की,
तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया। हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैट टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द अपग्रेडेड और द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। हम ये बात नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में यूज़ हो रही है वो एक एवरेज लेवल पे है, क्योंकि जो हमारी कंट्री के जो मेजर, जैसे कि आपने एक टर्म सुनी होगी ब्रेन ड्रेन्स, जो हमारी कंट्री के अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारी कंट्री के लिए वर्क करना चाहिए, जिनको हमारी कंट्री के अपग्रेडेशन के लिए वर्क करना चाहिए, वो लोग हमारी ही कंट्री में, मतलब अपनी कंट्री में पढ़ते हैं। फाइनली वो एक दूसरा ग्लैमरिंग करियर को चुनते हैं, जैसे किसी दूसरी कंट्रीज़ की तरफ वो लोग मूव कर जाते हैं, और उन स्टूडेंट्स को हमारी अपनी कंट्री के डेवलपमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। तो अगर हम इसी बात को ध्यान देखें तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, हमारी कंट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो अगर कुछ फोकस किया जाए कि जो हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी है इसको और अपग्रेड किया जाए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ हमारा ये क्वेश्चन है जो उससे जुड़ा हुआ जो ये टॉपिक था जिस पे मैंने आपसे बात की। तो देखिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम लोग कॉपर से, मतलब कॉपर निकालते हैं चैल्कोपाइराइट से, जैसे हम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, उनसे हम अपना आयरन निकालते हैं। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते हैं। डेफिनेटली इसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ पुरानापन दिखता है। तो अगर इनको रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, अगर हम इस रिसोर्स यूटिलाइजेशन में टेक्निक्स का बहुत अच्छा उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी आउटपुट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो इनपुट है वो उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि जैसे कि अगर ये कहा जाता है कि बॉक्साइट अगर 6 किलो यूज़ होता है तो 1 किलो अलुमिना, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो हमारा एक ये कहा जा सकता है कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो 6 kg से हम लोग क्या करेंगे, 3 kg से ही 1 kg एल्यूमिनियम निकाल सकते होंगे। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। तो उसके ऊपर अगर हम, क्योंकि जो इन्वेंशन है दैट इज़ द नीड, मतलब आपको आवश्यकता होगी तभी आप नए इन्वेंशंस को करेंगे। तो अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं, अब टेक्नोलॉजी में साथ ही साथ अब देखें आप, जैसे हमारी नेचुरल गैस है, तो अगर नेचुरल गैस को हम बाय द हेल्प ऑफ कंटेनर्स मूव कराते हैं पूरी कंट्री में, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन पे कितना कॉस्ट, पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पाइपलाइंस का नेटवर्क डाला है, जिससे कि जो लीकेजेस हैं उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, और एग्जैक्ट जितनी जहाँ पर जिसको जैसी नीड है वैसी वहाँ पर सप्लाई दी जा रही है। तो ये कुछ हमारा इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, जो हमारे रिसोर्स की यूटिलाइजेशन के ऊपर इंडिया के इम्पैक्ट पे देखा जा सकता है। तो पाइपलाइंस हो गई, मैंने आपको बॉक्साइट का एग्जांपल दिया, साथ ही साथ मैं अगर और भी देखूं तो जैसे पेपर इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ही तो है ये कि जो हमारा कोई ऑटोमोबाइल है, सपोज़ करें वो पहले 1 लीटर में कितना चलता है, 50 किलोमीटर, पर फिर कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और सपोज़ करें वो कितना चलने लगे, 70 किलोमीटर। तो कभी भी ऐसा सोचा नहीं जाता है कि फर्दर एक समय ऐसा आएगा कि कोई ऐसा 2 व्हीलर आएगा, 4 व्हीलर आएगा जो ऐसे चलने लगेगा। अब आप देखिए कितने सारे इन्वेंशंस हैं जो आए दिन होते रहते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि अब एयर से चलेगा। अभी देखिए जर्मनी के अंदर एक ट्रेन को उन्होंने 2018 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, वाटर और जो एयर की हाइड्रोजन है, जो एयर की ऑक्सीजन है और जो वाटर की ऑक्सीजन है, जो एयर की, वो मैं कुछ कंफ्यूज हो गया, तो जो हमारी एयर में ऑक्सीजन है उसको बर्निंग के लिए यूज़ करना और किसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करना, ऑक्सीजन को। तो जो ऑक्सीजन वाटर में है, तो आप देखिए जो ऑक्सीजन वाटर में, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहेगा, जैसे हाइड्रोजन मिलेगी वाटर से, ठीक, और ऑक्सीजन मिलेगी
एयर से। तो ऐसे उनका कंबस्चन का प्रोसेस चलेगा और उसका एक जो रेसिड्यू हमें मिलेगा वो ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि ये एक उन्होंने पूरा अपना टेक्नोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, तो आने वाले समय में अगर आप देखें तो ऐसे ही चीज़ें अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड में आनी चाहिए, तभी जो ये हमारी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ आप एग्जांपल्स इंडिया में, जैसे कि आपको अगर करंट की कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी पता हो, बाय नेम पता हो या कुछ ऐसी, जैसे कि अगर आप देखें तो जो एक ब्रिक्स का यंगस्टर अवार्ड था तो वो एक मुंबई के एक बच्चे को दिया गया। तो वहाँ पर उसने एक छोटे स्तर का जो वो डीप फ्रीज़र, चेस्ट फ्रीज़र जिसको हम कह सकते हैं, वो इन्वेंट किया है और वो एक चिलिंग और कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बन के सामने आ सकता है। तो ऐसे इनोवेशंस के अवार्ड वगैरह भी आप इसमें कुछ हम लोग डालकर अपने इस क्वेश्चन के आंसर्स को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिस्कस क्रिटिकली द मैनर इन विच क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड द मैथोडोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर मॉडल्स एंड मॉडलिंग इन ज्योग्राफी। उस प्रक्रिया को समालोचनात्मक विवेचना कीजिए जिसमें मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल में मॉडलों और मॉडलिंग प्रतिरूपण के लिए सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया था। ये क्वेश्चन हमसे यूपीएससी 2018 में पूछा गया। अगर मैं सिर्फ इसको एक लाइन में आपको मात्रात्मक क्रांति के बारे में बताऊं तो आप बस अपने माइंड में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया है ये तब आया है जब ज्योग्राफी इस स्टेज पे वर्ल्ड में पहुंच गई थी कि इसकी जो ये कहा जाए उपयोगिता जो है, यानी कि जो इफेक्टिवनेस है, वो वर्ल्ड में एक क्वेश्चन मार्क पे पहुंच गई थी और हाशिए पे पहुंच गई थी। यानी कि वर्ल्ड में ये सवाल उठने लगे थे कि भाई हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ें, भूगोल हम क्यों पढ़ें, इसकी नीड क्यों है, हमारे आम जीवन में ये कैसे जोड़ा है। तो जब इस पोजीशन पे ये पहुंच गई तब लाया गया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, या फिर जिसे हम जानते हैं मात्रात्मक क्रांति। यानी कि अब मैंने आपको एक डिफाइन कर दिया कि भाई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्यों लाया, क्यों आया। तो उसका आने का सबसे बड़ा जो एक रीज़न था वो एक सिर्फ यही था कि हमारी ज्योग्राफी जो अपनी रेलिवेंस है, जो रोल है, वो खोती जा रही थी। अब क्यों खो रही थी, तो उसके खोने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट ज्योग्राफर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग रीजन में डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर मॉडल नहीं है जिसको अपनाया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। जैसे अगर हम देखें एक छोटी सी बात कि क्लाइमेटिक डिफरेंशिएशन करें तो क्लाइमेटिक डिफरेंशिएशन मेनली क्लाइमेट का टेम्परेचर पे होता है या रेनफॉल पे, प्रेशर पे। लेकिन हो क्या रहा है, किसी भी एक रीजन में कोई टेम्परेचर को देख रहा है तो कोई प्रेशर को देख रहा है, कोई उसको किसी को नहीं देख रहा है तो कोई सिर्फ वेजिटेशन को देख रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम और बेसिस नहीं है जिसके आधार पर कहीं पर कोई पर्टिकुलर चीज़ों को एक सिस्टम दिया जाए। जैसे कि आप देखें 2 + 3 = 5, तो इसको पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पूछेंगे तो इस मैकेनिज्म को 2 + 3 एडिशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसको अडॉप्ट किया गया है। ये चीज़ हमें ज्योग्राफी में देखने को नहीं मिल रही थी कि कुछ पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर चीज़ों को स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इसीलिए आया। तो अब यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसके पहले तक ये माना जाता था कि जो हमारा ज्योग्राफी है ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। फिर धीरे धीरे अगर ये कहें कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ तो उससे पहले तक मतलब स्लोली हमें ये देखने को मिला कि जो इसके ऊपर एक बिलीव होता है, एक इसका इफेक्टिवनेस होती है, विश्वसनीयता होती है, वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग विचार हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैंने आपको क्यों ऐसी बात कही। फिर देखें अगर तो जो हमारा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की बात की गई है
तो अगर मैं इसी के अंदर कहूँ तो अब 1968 से जो है सबसे मेजर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या उसके लिए क्यों आया, क्या वो था, कैसे उसको अडॉप्ट किया गया और क्या ऐसे कारण थे कि जिसके कारण क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया। तो अगर हम देखें तो इस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से पहले कोई भी सिस्टम्स, मॉडल्स, बेसिस, फार्मूलाज, मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी ऐसी चीज़ें हमारे ज्योग्राफी में नहीं थी। लेकिन जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन लाया गया तो उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमारी ज्योग्राफी के अंतर्गत एसिमिलेट किया जाने लगा। तो सबसे पहले जो हमारी ज्योग्राफी है, तो जो अगर मैं बात करूं तो इसके 4 स्टेप्स हैं जो बाद में माने जाते हैं। तो एक स्टेप में मतलब एक स्टेज है 1950 से लेके 58 तक, इसको हम लोग फर्स्ट फेज कहते हैं या फिर प्रथम चरण कहते हैं। तो इस वाले स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास BH बेरी, नेल्सन जिब्स, बंग जैसे कुछ हमारे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ज्योग्राफिकल जो एक इफेक्टिवनेस की जाए उसको बढ़ाने में इन्होंने कार्य किया। अब अगर इसमें देखें तो इस फर्स्ट फेज़ के अंदर मीन, मीडियम, मोड का कुछ ज्योग्राफर्स ने यूज़ करना शुरू किया। तो ऐसे ही अगर हम फिर आगे देखें तो कुछ ऐसे जो हमारे ज्योग्राफिकल जो फिगर्स हैं उनको निकालने के लिए कुछ हमारी फार्मूलाज वगैरह ड्राइव किए जाने लगे। फिर ये कहा गया कि इस स्टेज में हमारे जो प्राइमरी डेटा है उसका ओरिजिनेशन होना शुरू हुआ, फिर सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। लेकिन टर्शरी के लिए इस फर्स्ट फेज में ये माना जाता है कि बहुत कम डेटा डेवलप हो पाया। फिर अगर देखें हम तो स्टैंडर्ड कुछ हमारे फार्मूलाज वगैरह और कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स वगैरह, तो ये जो था हमारा ज्योग्राफी में अडॉप्ट किया जाने लगा। फिर जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैप्स, ठीक, तो ये जो मैप्स हैं इनकी जो क्वालिटी थी उसमें हमें ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिला। अब आप देखें मेरी इस बात को, देखिए अगर आप कभी सिर्फ गूगल पे सर्च करिए मैप्स को तो आप देखिए कुछ मैप्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत पुराने हैं और उनको देखने से आपको कोई भी मैप की ऑथेंटिसिटी या फिर कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव मैप वो देखने को नहीं लगेगा। लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड मैप पे आएंगे तो आप देखिए कि आपको उससे इंफॉर्मेशन भी डिराइव होगी और साथ ही साथ उसमें एक अट्रैक्टिवनेस होगी। तो ये हमारे सबसे फर्स्ट फेज का सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में। फिर अगर हम बात करें तो अब आया हमारे पास सेकंड फेज। सेकंड फेज में ये माना गया कि जो हमारे एकरमैन हैं उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं हमारी ज्योग्राफी के क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में। इन्होंने सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक फार्मूलाज थे उसका एक हाई क्वालिटी में यूज़ किया और रिग्रेशन यानी कि विधि विशेष के रूप में जो आपसी सहसंबंध थे यानी कि जो इंटर रिलेशंस थे स्टैटिस्टिक्स रिलेशंस में, उसको इन्होंने डिफाइन किया। फिर ऐसे ही अगर हम देखें तो इन्होंने फैक्टर्स वगैरह बनाना शुरू करे और इनके फैक्टर्स कुछ ऐसे जैसे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या करेंगे 60s, 50s, 40s, 20s, मतलब इतने बेसिस पैरामीटर पे उस पूरे रीजन की हम स्टडी करेंगे। तो ऐसे पैरामीटर्स को इन्होंने यूज़ करना शुरू किया और डिफाइन करना शुरू किया कि अगर हमें डेजर्ट रीजन देखना है किसी भी जगह का तो हम डेजर्ट रीजन के लिए 20 पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। फिर वेजिटेशन की बात आई तो वहाँ के बारे में कहा जाने लगा 67 पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है अपने सेकंड फेज में जो हमारा 58 से चला था 68 तक, ठीक। अब अगर हम पहुँचे थर्ड स्टेज पे तो देखिए जो थर्ड स्टेज है इसमें सबसे ज़्यादा जो एक बात मानी गई है वो ये कि ये हमारा स्टार्ट हुआ 1968 और 78 के बीच में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 10 इयर्स का फेज़ है।
तो इस स्टेज में सबसे पहले तो ये किया गया कि इसमें 3 टाइप्स की ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाने लगा। फिर अगर हम बात करें जो इसके अंदर साइंटिफिक मॉडल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं ज्योग्राफी में, उसके ऊपर इंसिस्ट, यानी कि जो उसके ऊपर मूलभूत जो हमारा एक ये किया जाए कि जो ध्यान है वो केंद्रित किया जाने लगा। फिर जो हमारी मल्टी फैक्टर हमारी जो टेक्निक्स थी उनका जो यूज़ था वो हमारा सोशल और जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी में किया जाने लगा। यानी कि अब हमारी जो ज्योग्राफी है उसको बिहेवियरल ज्योग्राफी का रूप दिया जाने लगा। यानी कि अब हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम कैसे अपनी लाइफ से जोड़ेंगे, क्यों हम स्टडी करेंगे, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को हम उससे मतलब ज्योग्राफी को रीड करते हुए उसके सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारी सेटलमेंट्स का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हमें इसी फेज में देखने को मिला। यानी कि अब ज्योग्राफी जो पहले एक रेलिवेंसी थी जो बिल्कुल ये कहा जाए कि ज्योग्राफी की कम होती चली जा रही थी, वो क्या होने लगी, अब बढ़ने लगी। तो ये हमारा थर्ड फेज था क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का। फिर अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज में हमारे में क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज के साथ साथ जो हमारे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ने लगा। यानी कि जो हमारी सांख्यिकी विधियाँ हैं उनके साथ साथ गणितीय विधियों का भी तेज़ी से प्रयोग होने लगा। फिर अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा ज्योग्राफी है उसमें रिमोट सेंसिंग का भी काफ़ी कुछ यूज़ होने लगा। कंप्यूटर का भी जो यूज़ था वो इसमें बढ़ने लगा। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारी ज्योग्राफी है इसमें क्वांटिटेटिव जो फार्मूलाज हैं उनका यूज़ तो बढ़ने ही लगा और काफ़ी कुछ हमारे पास में जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका भी ज्योग्राफी में इंक्लूजन होने लगा। तो ये तो हमारे पास कुछ एडिशनल फैक्ट्स थे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से जुड़े। ठीक, यानी कि आप अपने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को बताएंगे क्यों आया, मैंने सारी बातें बताई आपको, कितनी स्टेजेस थी वो बताएंगे आप। और फिर अगर बात की जाएगी यूजेस की, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास एक यूज़ हुआ और बेनिफिट हुआ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमें यूज़ ये देखने को मिलता है कि जो ज्योग्राफी है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। ठीक, दूसरी बात अगर हम देखें जो हमारा डेटा है उसका एनालिसिस और स्टडी जो थी डीप मैनर में होने लगी। जब रिमोट सेंसिंग वगैरह आई तो हुआ क्या, जो हमारा जो रिमोट सेंसिंग वगैरह की टेक्नोलॉजी जब हमारी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें ज्योग्राफी के लिए एक सबसे बड़ी हेल्प ये मिली कि जो हमारे मैप्स बनने लगे उसमें भी काफ़ी कुछ डिजिटाइजेशन हमें देखने को मिलने लगा। फिर जो पैटर्न्स था सेटलमेंट्स का वो भी हमें देखने को मिलने लगा, उनकी हमें सही डेफिनेशंस देखने को मिलने लगी। जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थीं तो जो मल्टी फैक्टर जो हमारी टेक्निक्स थीं उनका भी क्या होने लगा, साइंटिफिक एक डिस्क्रिप्शन हमें मिलने लगा। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा रिजल्ट्स आ रहे थे अब स्टडीज़ में, उसमें एक स्टेबिलिटी, उसमें एक फ्लेक्सिबिल, और ये कहा जाए कि जो एक हमारे पास में जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें जो एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि रिज़ल्ट हमारा फ्लक्चुएट कर जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या होने लगी, कम होने लगी। और फिर जो ग्रेविटेशनल मॉडल्स हैं उनमें भी क्या होने लगा, जो हमारा बाउंड्रीज़ थी उसमें टेक्नोलॉजी से क्या होने डीलिमिटेशन यानी कि उनका सीमांकन होने लगा। तो ये सब हमें अपनी ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का यूज़ देखने को मिलता है। अगर हम इसी को और आगे के तौर पे बात करें तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कई सारे ज्योग्राफर्स थे तो उन्होंने कभी ज्योग्राफी को इतने आउटफिट्स के स्टेजेस में स्टडी करने के कभी ट्राई नहीं किया था। तो ये सबसे पहला एक ट्राई था जिसके अंदर ज्योग्राफी को एक बिहेवियरल रूप देकर और एक ओरिजिनलिटी देके, रेलिवेंसी देके कई स्टेजेस में वर्ल्ड में एक ज्योग्राफी को नया नाम मिला, नई पहचान मिली। तो ये सब हमारी किसके बिहाफ में मिली थी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की। ठीक, तो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है आपका अपने इस मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, क्योंकि देखिए बहुत सारे
फार्मूलाज, मॉडल्स और इन्हीं चीज़ों का उपयोग किया जाता है हमारे माइनिंग के डेटा में। तो कहीं ना कहीं हमें इससे जुड़ा ये जो माइनिंग का डेटा है, प्रोडक्शन का, रिजर्व्स का, उसमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हमें कहीं ना कहीं लिंकेज में दिखता है। तो मैंने आपको इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ब्रीफ किया। तो मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया अपना क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का। अब जैसे कि मॉडल्स की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, प्रतिरूपण की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आप अपने सारे स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल आप इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब यहाँ पर कर सकते हैं और ये एक बेस्ट फॉर्मेट होगा आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द पाइपलाइन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट। भारत में आर पार पाइपलाइन के जाल तंत्र को और प्रादेशिक विकास पर उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ये तो हमारे पास ये कहा गया कि जो पाइपलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि जो पाइपलाइंस हैं ये हमारा सबसे सस्ता एक मीडियम है या फिर एक मोड है जिससे कि हम पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो हमारे कंज्यूमर मार्केट्स हैं वहाँ तक हम पहुँचाने के लिए इन मोड्स को यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम कच्चा तेल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये भी है कि जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम इनसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर प्रेजेंटली की कुछ बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 13,000 किलोमीटर हमारे यहाँ पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछी हैं, यानी कि जो हमारा कच्चा तेल है, और करीब करीब 7,500 किलोमीटर जो हमारी पाइपलाइन है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पेट्रोलियम के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 13,000 से तो हम कच्चा तेल ले जा सकते हैं और करीब 7,500 से हम अपना जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं उसमें। और अगर मैं इनकी फिर और बात करूं आपसे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी एलपीजी है, मतलब इसके अतिरिक्त की बात करें अगर, तो रसोई गैस के परिवहन के लिए करीब करीब 2,000 किलोमीटर लंबी हमारे पास पाइपलाइन का नेटवर्क है। नेचुरल गैस के लिए अराउंड ये कहा गया है कि करीब 9,000 किलोमीटर का हमारे पास पाइपलाइन नेटवर्क है। तो ये तो मैंने आपको अब सारी बात एक फिगर्स के बेसिस पे बता दी। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। एक इमेज है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर आप उस पर फिर हम बात करेंगे। अब जैसे कि मैं आपसे एक पाइपलाइन की बात करूं तो देखिए ये एक मेरे पास पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन यहाँ से हमारी चली है बसीन, मुंबई, फिर साथ ही साथ हजीरा, कोयली, ऐसे होते हुए बीजापुर, और फाइनली फिर मैं देखूंगा तो वो हमारे पास बबराला और फिर जगदीशपुर होते हुए आंवला और कुछ ऐसे। तो अगर आप इस पाइपलाइन को देखें तो मैं बस एक इसी का ही एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो आप देखिए कि यहाँ से हमारे पास एक कंटिन्यू कनेक्टिविटी है इस रीजन तक। अब यहाँ पर हमारे पास खूब सारा एग्रीकल्चर रीजन है, यानी कि खूब सारे फर्टिलाइज़र्स हैं, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, तो फर्टिलाइज़र की डिमांड है। अब फर्टिलाइज़र को अगर हमें बनाना है तो हमें क्या चाहिए है, एलएनजी, और नेचुरल गैस का हमें जो सप्लाई है वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अगर हम कंटेनर से इसको सप्लाई करवाएं तो देखिए हमारा कितनी कॉस्ट आएगी और कितना टाइम लगेगा। तो पाइपलाइन एक हमारा इसके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेट है। फिर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मोड है उसमें ना तो हमारा कोई ये कहा जाए कि डीजल फूक रहा है, ना तो किसी हमें ट्रक्स से कंटेनर से मंगाना पड़ रहा है, ना हमें ट्रेन से मंगाना पड़ रहा है। कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें तो जो हमारा नेटवर्क यहाँ से है, जो डिगबोई से पाइपलाइन चली है, तो डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी, बोंगईगांव, फिर आप देखें ऐसे ही ये बरौनी से अगर हम और देखें तो इलाहाबाद, फूलपुर, ये यूपी का रीजन है, जगदीशपुर ये भी रीजन है। फिर अगर आप देखें तो ये बीना, भोपाल, ये यहाँ पर हमारे भोपाल के पास बीना मिलेगा। तो ये एक कितनी लंबी हमारे लिए पाइपलाइन मिलती है। तो अगर हम इसको देखें तो आप देखें ये भी हमारे एक एग्रीकल्चरल रीजन से ही डाली गई है
और इन्हीं पाइपलाइनों के किनारे किनारे फर्टिलाइज़र्स के यूनिट्स को भी इस्टेब्लिश किया गया है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमारी फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन है, जब वो उसी रीजन में होंगे जहाँ फर्टिलाइज़र की डिमांड है, तो डेफिनेटली जो हमारा वेबर का प्रिंसिपल था कि लेसर द ट्रांसपोर्टेशन हायर द प्रॉफिट, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर पूरा एक उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें तो आप देखें कि जो हमारा डाउन साइड रीजन है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स की डिमांड कुछ कम है, और साथ ही साथ कुछ हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इन रीजन्स में अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे जो हमें इंपोर्ट से फर्टिलाइज़र्स को मंगाना पड़ता है, उनको हम यहीं से ही सप्लाई कर देते हैं। जिनकी हमें डिमांड यहाँ पर है, उसको हम यहीं पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमें एक मॉडल दोनों जगह देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस रीजन की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर जो सप्लाई है, यानी कि अगर आप पाइपलाइंस को देखें तो आप देखें यहाँ पर पाइपलाइंस बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं, बहुत कम नेटवर्क है। तो एक तो नेटवर्क के बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फैक्टर है, और सेकंड बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ की जो लैंड है वो रॉकी सरफेस है, यानी कि जो पाइपलाइंस हैं इनको डालना एक बहुत टफ सिनारियो है और काफ़ी मतलब ये कहा जाए कि एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई है यहाँ पर। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें पाइपलाइंस का नेटवर्क देखने को इतना डेवलप नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब आप देखिए एक ही पाइपलाइन जैसे कि कांडला का रीजन है, तो देखिए जामनगर में हमारी प्राइवेट जो हम कह सकते हैं कि जो रिफाइनरीज़ लगी हैं, तो वो सबसे बड़ी हमारी रिफाइनरी है। तो जामनगर से देखें तो जामनगर से कांडला कनेक्टेड है, अहमदाबाद कनेक्टेड है, जोधपुर कनेक्टेड है, जयपुर कनेक्टेड है, अजमेर कनेक्टेड है, दिल्ली और लोनी गाज़ियाबाद तक, यानी कि इस वाली पाइपलाइन की मैं कुछ बात आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमारे पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं, इनको क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेबर, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। फिर यहीं पर अगर हम देखें तो LNG का टर्मिनल वो भी हमें यहीं मिलेगा, इधर गुजरात का जो कच्छ सलाया रीजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें LNG का टर्मिनल और इसी टर्मिनल से हमें और जो LNG हम इंपोर्ट करते हैं उसको भी सप्लाई दिया जाता है। जो रिफाइनरीज़ लगी हैं, जैसे कि इन्हीं पाइपलाइन से कुछ ऐसी भी रिफाइनरीज़ हैं जहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल मतलब जो पेट्रोलियम है उसका जो रिफाइनरीज़ में रिफ़ाइन कर लिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ इनकी जो वेस्ट या रेसिड्यू हम कहें तो उनको भी हम पाइपलाइन से पहुँचाते हैं। तो इन सारी पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है, तो कुछ गैसेस का नेटवर्क, कुछ हमारे पास रेसिड्यू का नेटवर्क, तो उसमें ये सारी की सारी पाइपलाइंस अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि किसी भी एक पाइपलाइन से कि जिससे आप गैस की सप्लाई कर रहे हैं उसी से आप पेट्रोलियम रेसिड्यू की कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये जो पाइपलाइंस डाली गई हैं वो फॉर सेपरेट यूज़, फॉर सेपरेट वर्क। तो मैंने आपको कुछ रिफाइनरी से जोड़ के जहाँ पर हमारे पास नेचुरल गैस वगैरह की सप्लाई थी उनकी मैंने पाइपलाइंस की बात की। ऐसे ही कुछ हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ी हुई पाइपलाइंस हैं। तो पाइपलाइन के बारे में यह है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए, कंटिन्यूअस सप्लाई देने के लिए, एक चीपर मोड है। तो अगर हम बात करें तो अपने इस क्वेश्चन को, तो देखिए मैंने आपको पूरा ओवरऑल अपनी कंट्री में जो एक पाइपलाइन का नेटवर्क है उसको दिखाया एक इमेज में। साथ ही साथ अब आप इन पाइपलाइंस का जो इम्पैक्ट है रीजनल डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से आप शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आप यहाँ पर पाइपलाइंस की डेंसिटी को, उनके जो जाल हैं उसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, और उन रीजन्स में जो संपन्नता आई है आप वो भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि पाइपलाइंस ने हमारी इंडिया के डेवलपमेंट में या रीजनल डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, और एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और एक जैसे कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको आप अपने आंसर में ज़रूर डाल सकते हैं, और कहीं पर भी अगर उसका यूटिलिटी दिखती हो तो देखें तो पाइपलाइन एक डेफिनेटली एनवायरमेंट फ्रेंडली
एक इनिशिएटिव है या फिर एक टेक्नोलॉजी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसकी हमने बात की, जो हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2018 में। तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मिनरल से जोड़ा, यानी कि जो हमारे खनिज हैं उनके संबंध में हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ कहाँ पर कैसी डेंसिटीज़ हैं, कैसे कैसा रिजर्व्स हैं, उन सब पे हमने बात की। तो ये आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। जो भी इस वीडियो का आपको फीडबैक लगे तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।